आज हमारे सामने मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब है इतिहास का सबक। और ये सिर्फ तारीखों और नामों की कोई लिस्ट नहीं है। लेखक ने इसे एक तरह की लैब बनाया है जहां वो इतिहास के अलग अलग हादसों को परख कर कुछ ऐसे नियम निकालने की कोशिश करते हैं जो शायद आज भी हमारी दुनिया पर लागू होते हैं। बिल्कुल। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। लेखक हमें किसी एक देश या एक दौर में यूं कहे कि बांध कर नहीं रखते हैं। वो हमें अब्बासी क्रांति की गलियों से लेकर आधुनिक तुर्की और पाकिस्तान बनने की जो सियासी उठापटक थी वहां तक ले जाते हैं। मकसद एक ही है, क्या हम इतिहास में बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न को पहचान सकते हैं, और अगर हाँ, तो क्या उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद भी यही है। हम देखेंगे कि कैसे एक बड़े दुश्मन को हराने के लिए बने गठजोड़ जीत के बाद अक्सर आपस में ही लड़ पड़ते हैं। हम एक ऐसे बेमिसाल कलाकार की कहानी में उतरेंगे जिसकी कला पर उसकी सियासत भारी पड़ गई, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि और ज्यादा पाने का लालच कैसे एक पूरे देश को तोड़ सकता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए। तो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला जो पैटर्न है वो है संयुक्त मोर्चे की राजनीति। मतलब? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लेखक हमें बताते हैं कि ये दोस्ती अक्सर बहुत कच्ची होती है, खासकर जब वो साझा दुश्मन खत्म हो जाए। यहाँ लेखक हमें सीधे दूसरी सदी हिजरी में ले जाते हैं। मतलब आज से लगभग 1200-1300 साल पहले। उस वक्त उमैया वंश की हुकूमत थी और लोग उनके तौर तरीकों से काफ़ी परेशान थे। ख़ास तौर पर जिस तरह वो क्या कहते हैं, गैर अरब मुसलमानों से बर्ताव करते थे, और हज़रत अली के वंशजों पर जो सख्तियां कर रहे थे, उससे लोगों में भारी गुस्सा था। तो अब्बासी ख़ानदान ने इसी गुस्से को भुनाने का फैसला किया। लेकिन अकेले तो ये नहीं कर सकते थे, उन्हें साथियों की जरूरत थी। बिल्कुल। तो उन्होंने हज़रत अली के वंशजों के समर्थकों के साथ हाथ मिला लिया। इनमें नफ्स ज़किया और उनके भाई इब्राहिम बड़े नाम थे। एक साझा मोर्चा बना, एक साझा दुश्मन के खिलाफ, उमैया हुकूमत। नारा एक ही था कि जुल्म को ख़त्म करना है, और वो कामयाब भी हुए। 132 हिजरी में उमैया वंश का तख्ता पलट हो गया। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो आज वो भी। आज भी सियासत में दिखता है। हाँ, जीत के बाद क्या हुआ? जीत के बाद अब्बासियों का असली चेहरा सामने आया। सत्ता हाथ में आते ही उन्होंने अपने सबसे मजबूत साथियों यानी नफ्स ज़किया और उनके समर्थकों को ही रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि यही लोग आगे चलकर उनके लिए खतरा बन सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों ने मिलकर क्रांति की थी, उनमें से एक पक्ष ने दूसरे को बेरहमी से कुचल दिया। नफ्स ज़किया और उनके भाई दोनों मार दिए गए। मकसद पूरा होते ही दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ये तो इतिहास का एक क्लासिक मामला लगता है। लेखक क्या सिर्फ इसी एक उदाहरण पर रुक जाते? नहीं नहीं, वो इसी पैटर्न को और करीब के दौर में भी दिखाते हैं। वो मिस्र का उदाहरण देते हैं, जहां जमालुद्दीन अफगानी ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, नए हुक्मरानों ने उन्हें ही देश से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अपने लिए खतरा मानते थे। अच्छा। फिर 1952 में मिस्र में गमाल अब्दुल नासिर ने फौजी इनकलाब किया। इस इनकलाब में मुस्लिम ब्रदरहुड ने उनका पूरा साथ दिया था। पर सत्ता पर काबिज होते ही नासिर ने सबसे पहले मुस्लिम ब्रदरहुड पर ही पाबंदी लगा दी। ये तो एक तरह का यूज एंड थ्रो का सियासी मॉडल लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये हमेशा ही सच होता है? क्या लेखक कोई ऐसा उदाहरण भी देते हैं जहाँ मकसद पूरा होने के बाद भी गठबंधन टिका रहा हो? या इतिहास का नियम यही है कि साझा दुश्मन के खत्म होते ही दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। इन स्रोतों में लेखक ज्यादातर उन मामलों पर ध्यान देते हैं जहां गठबंधन टूटा। उनका तर्क ये है कि सत्ता की अपनी एक फितरत होती है। जब दो या ज्यादा पक्ष मिलकर सत्ता हासिल करते हैं, तो जो पक्ष ज्यादा ताकतवर, ज्यादा चालाक या ज्यादा संगठित होता है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि सत्ता का बड़ा हिस्सा उसी के पास रहे, और इसके लिए वो अपने कमजोर साथी को रास्ते से हटाने में कोई हिचक नहीं दिखाता। शायद यही राजनीति की त्रासदी है। तो ये तो हुई सत्ता के लिए की गई धोखाधड़ी की बात। लेकिन कभी-कभी धोखा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। इब्ने मुकला की कहानी कुछ ऐसी ही लगती है। हाँ, ये कहानी हुनर और सियासत के टकराव की एक बहुत दर्दनाक मिसाल है। अबू अली मोहम्मद बिन अली इब्ने मुकला कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो अरबी लिखावट यानी कैलीग्राफी के इतने बड़े फनकार थे कि आज भी उन्हें इस कला के सबसे बड़े उस्तादों में गिना जाता है।
कहा जाता है कि उन्होंने लिखावट के ऐसे नियम बनाए जो आज तक इस्तेमाल होते हैं। मतलब एक जीनियस कलाकार। लेकिन फिर राजनीति में कैसे उलझ गए? यही उनकी कहानी का दूसरा पहलू है। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, उनमें बहुत ऊंची सियासी ख्वाहिशें भी थीं और वो कामयाब भी हुए। वो 3 बार अब्बासी खलीफा के वजीर के पद तक पहुंचे, लेकिन उनकी भूख बढ़ती गई। उन्हें लगा कि वो वजीर से भी ज्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं। और यहीं पर उन्होंने गलती कर दी। बिल्कुल, उन्होंने खलीफा के खिलाफ ही एक साजिश रच डाली, जो कि नाकाम हो गई। अब खलीफा के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश नहीं थी, ये एक निजी धोखा भी था। और उन्होंने जो सजा दी वो बहुत ही, कह सकते हैं, क्रूर सजा थी। और इसका एक मतलब भी था। क्या सजा दी गई? खलीफा ने इब्ने मुकल्ला का दाहिना हाथ कटवा दिया। वही हाथ जिससे वो जादूगरी करते थे, जिससे वो खूबसूरत लिखावट को जन्म देते थे। हे भगवान! ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये उनकी पहचान पर हमला था। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब जिस हाथ ने खूबसूरती रची उसी को काट दिया गया। ये सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि एक कलाकार की रूह को मिटाने की कोशिश लगती है। ये बेहद त्रासद था। कहा जाता है कि इसके बाद भी उन्होंने अपनी कलाई पर कलम बांधकर लिखने की कोशिश की। उनका एक शेर है जो उनके इस दर्द को बयां करता है। ऐ मेरे दाहिने हाथ, अगर तू मुझसे जुदा हो गया तो क्या, मेरी जिंदगी में तो तू मुझसे कभी जुदा नहीं था। लेखक का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा सबक है। अगर इब्ने मुकल्ला अपनी बेमिसाल कला पर ही ध्यान देते और सियासत के दलदल से दूर रहते। हाँ, तो ना उनका ये भयानक अंजाम होता और दुनिया को उनकी कला का और भी फायदा मिलता। हाँ, पर यहाँ एक और नजरिए से सोचा जा सकता है। क्या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा देना चाहिए? क्या उसे सिर्फ अपनी कला तक ही सीमित रहना चाहिए, भले ही उसे लगता हो कि वो समाज में और बड़ा बदलाव ला सकता है? देखिए, लेखक का नजरिया ये है कि हर इंसान को अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना चाहिए। इब्ने मुकल्ला कला में बेजोड़ थे, पर सियासत की चालों में उतने माहिर नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा खेल चुना जिसके नियम वो पूरी तरह नहीं समझते थे और उसकी कीमत उन्हें अपने सबसे कीमती हुनर को खोकर चुकानी पड़ी। ये एक तरह से सही मैदान चुनने का सबक है। ये बात सोचने वाली है। इब्ने मुकल्ला ने सियासत को चुना और अपनी कला गंवा दी। अब एक ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जिन्होंने इसका ठीक उल्टा किया है। उन्हें सियासत की पेशकश की गई लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ये कहानी है नाइजीरिया के उस्मान दानफोडियो की। जी, उस्मान दानफोडियो की कहानी इब्ने मुकल्ला के ठीक विपरीत खड़ी है। वो एक बहुत बड़े इस्लामी विद्वान और समाज सुधारक थे। उनका मकसद नाइजीरिया के मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करना था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तालीम देने, किताबें लिखने और लोगों को सही दीन सिखाने में लगा दी। और उनके काम का असर भी बहुत गहरा हुआ होगा, जाहिर है। बहुत ज्यादा। उनका आंदोलन इतना मजबूत हो गया कि उस वक्त के हुक्मरान उनसे डरने लगे। हालात ऐसे बने कि उनके समर्थकों ने बगावत करके सत्ता पर कब्जा कर लिया और सत्ता की बागडोर उस्मान दानफोडियो को सौंपनी चाहिए। उन्हें एक सल्तनत का बादशाह बनने का मौका दिया गया था। ये बड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने सत्ता ठुकरा दी। लेखक के मुताबिक उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें डर था कि सियासत उनके सुधार के काम को खराब कर देगी या कोई और गहरी वजह थी? लेखक के अनुसार उस्मान दानफोडियो का मानना था कि उनका काम मजहबी और सामाजिक सुधार का है, सियासत का नहीं। उन्हें शायद ये अंदाजा था कि अगर वो सत्ता में उलझ गए तो उनका असल मकसद पीछे छूट जाएगा। वो बादशाह बनने के बजाय अमीरुल मोमिनीन कहलाना पसंद करते थे, लेकिन एक शासक की तरह नहीं बल्कि एक रूहानी रहनुमा की तरह। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब तक वो जिंदा रहे उनका आंदोलन अपनी असल राह पर चलता रहा और बेहद कामयाब हुआ। लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? मतलब क्या बिना राजनीतिक ताकत के कोई भी बड़ा सामाजिक सुधार लंबे समय तक टिक सकता है? शायद उनके वारिसों ने यही सोचा हो, क्योंकि कहानी में एक मोड़ आता है। अब बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। उनकी मौत के बाद यही हुआ। उनके वारिसों ने सियासत में पूरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। जो आंदोलन, तालीम और सुधार पर टिका था वो अब एक सल्तनत बन गया। और जैसे ही ऐसा हुआ वो अपनी असल रूह खो बैठा। अब वो सुधार के बजाय सत्ता के झगड़ों, साजिशों और लड़ाइयों में उलझ कर रह गया। तो लेखक का सबक साफ है, जब किसी मजहबी या सामाजिक आंदोलन का मकसद सत्ता हासिल करना बन जाता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है। यानी सही वक्त पर रुक जाना भी एक कला है। और रुक जाने या संतोष करने की इसी बात से जुड़ा हुआ अगला विषय है जो सीधे तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा है, पाकिस्तान का बनना। लेखक इसे राजनीतिक लोभ का एक बड़ा उदाहरण मानते हैं। हाँ, उनका तर्क थोड़ा अलग और
और सोचने पर मजबूर करने वाला है। वो कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान का बन जाना मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। यहाँ पे नेताओं को, जिसे लेखक पॉलिटिकल सेटिस्फैक्शन या राजनीतिक संतोष कहते हैं, वो अपना लेना चाहिए था। मतलब जो मिला है उसे मजबूत करने और बनाने पर ध्यान देना चाहिए था। राजनीतिक लोभ का रास्ता अपनाया। वो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को भी हासिल करना चाहते थे। ये जो और ज्यादा की चाह थी ना, इसने उन्हें कभी स्थिर नहीं होने दिया। देश की बुनियाद मजबूत करने के बजाय उनका ध्यान बाहरी मुद्दों पर लगा रहा, जिसने अंदरूनी तौर पर देश को कमजोर किया। और इस राजनीतिक लोभ का सबसे विनाशकारी नतीजा तो शायद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का अलग होना था। जी, लेखक उसी को अपने तर्क का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, वहां की पार्टी अवामी लीग को पूरे पाकिस्तान में बहुमत मिला। अब लोकतंत्र का सीधा साधा नियम तो ये कहता है कि जिसे बहुमत मिला है सरकार वही बनाएगा। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को ये मंजूर नहीं था। उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने सत्ता सौंपने से साफ इनकार कर दिया। ये राजनीतिक लोभ का चरम था कि सत्ता हमारे हाथ से किसी और के पास, खासकर एक बंगाली नेता के पास कैसे जा सकती है। इस एक फैसले ने देश को गृह युद्ध में धकेल दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में बढ़ गया। लेखक के मुताबिक अगर उस वक्त के नेता सिर्फ चुनाव के नतीजों को ही स्वीकार कर लेते, यानी राजनीतिक संतोष दिखा देते, हाँ, तो शायद देश को टूटने से बचाया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा क्या होता अगर वाला सवाल है। अब आखिरी सबक की तरफ बढ़ते हैं, जो किसी देश के अंदरूनी लालच के बारे में नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के अपनी पहचान को लेकर असमंजस के बारे में है। यहाँ लेखक हमें तुर्की ले चलते हैं। ये एक और गहरा मुद्दा है। 19वीं सदी तक आते आते ऑटोमन सल्तनत को ये एहसास होने लगा था कि वो विज्ञान, टेक्नोलॉजी और फौजी ताकत में पश्चिमी देशों से बहुत पिछड़ गई है। इस एहसास कमतरी या इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का जवाब उन्होंने क्या निकाला? पश्चिम की नकल करना। और फिर मुस्तफा कमाल अतातुर्क आए, जिन्होंने इस नकल की प्रक्रिया को एक इनकलाब में बदल दिया। हाँ, उन्होंने इसे चरम पर पहुंचा दिया। उन्होंने सदियों पुरानी इस्लामी खिलाफत को खत्म कर दिया। अरबी लिपि, जो तुर्की भाषा लिखने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही थी, उसे रातों रात बदलकर लैटिन लिपि लागू कर दी। लोगों के पहनावे से लेकर उनकी टोपियों तक हर चीज को पश्चिमी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। ये सिर्फ सुधार नहीं था, ये अपनी पहचान को जड़ से उखाड़कर फेंकने जैसा था। हाँ, पर क्या इसे उस वक्त की जरूरत के तौर पे नहीं देखा जा सकता? एक पिछड़े हुए देश को तेजी से आधुनिक बनाने का एक शॉक ट्रीटमेंट? लेखक इसे एक बहुत बड़ी गलती मानते हैं। वो कहते हैं कि ये अपनी सभ्यता से नफरत और पश्चिमी सभ्यता से, यूं कहिए कि अंधाधुंध लगाव का नतीजा था। इसके मुकाबले वो एक दूसरे तुर्क विचारक जिया गोकाल्प का जिक्र करते हैं। जिया गोकाल्प का नजरिया ज्यादा संतुलित था। उनका मानना था कि हमें पश्चिम से उनकी बेहतरीन चीजें जरूर लेनी चाहिए, जैसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी, लोकतंत्र के विचार, लेकिन अपनी पहचान को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, अपने इस्लामी और तुर्क तहजीब को बनाए रखना चाहिए। तरक्की करो पर अपनी जड़ें मत काटो। मतलब लेखक का सबक यही है कि किसी दूसरी सभ्यता की पूरी तरह नकल करके कोई कौम महान नहीं बन सकती। सही बात है। अपनी पहचान खोकर जो तरक्की होती है वो असल में एक तरह की दिमागी गुलामी होती है। असली तरक्की वो है जहां आप दूसरों से अच्छी चीजें सीखें, लेकिन उन्हें अपनी तहजीब और अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालें। तो इन सारी अलग अलग कहानियों और सदियों के सफर का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे सत्ता के लिए बने गठजोड़ अक्सर धोखे पर खत्म होते हैं, कैसे एक कलाकार की महानता राजनीतिक लालच में खो जाती है, कैसे मजहबी सुधार का आंदोलन सत्ता के लालच में भटक जाता है, और कैसे और ज्यादा पाने की चाह में देश तक टूट जाते हैं। इन सभी मिसालों में एक ही धागा है जो इस किताब के शीर्षक इतिहास का सबक को सही ठहराता है। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि इंसान की फितरत, जैसे लालच, महत्वाकांक्षा, धोखा और किसी चीज पर प्रतिक्रिया में हद से गुजर जाना, ये हर दौर और हर मुल्क में एक जैसे नतीजे पैदा करती हैं। अब्बासियों ने जो अपने साथियों के साथ किया, वो आज की कॉरपोरेट दुनिया या सियासत में भी किसी न किसी रूप में दिखता है। इब्ने मुकल्ला की कहानी हर उस हुनरमंद इंसान की कहानी है जो गलत मैदान में अपनी किस्मत आजमाता है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या हम इन पैटर्न्स को पहचानकर कुछ सीखते हैं या हर पीढ़ी वही गलतियां दोहराने के लिए मजबूर है। और इसी के साथ हम सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। लेखक बार बार इतिहास से सीखने पर जोर देते हैं, लेकिन अगर ये गलतियां, चाहे वो 1200 साल पहले अब्बासियों ने की हों या 50 साल पहले पाकिस्तानी नेताओं ने, इतनी सार्वभौमिक हैं
तो क्या इतिहास का असली सबक यह है कि हम इससे कुछ सीख सकते हैं, या फिर सबक यही है कि इंसान अपनी